Hello students, welcome back. How are you? So hope कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली देखा होगा और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस हमने डिस्कस किया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल्स भी समझाए थे आप लोगों को, तो अगर वो सभी समझ में आए होंगे तो आपने कमेंट्स किए ही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी भी आप इसी तरीके से आप वीडियो को प्रॉपरली देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, साथ के साथ अपना एक रजिस्टर पेन वगैरह लेकर के रखिए ताकि आप नोट्स भी प्रॉपरली उसी टाइम पे बनाते रहे, ताकि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू कैन स्टिल रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स वट एवर यू हैव लर्न, राइट? So let's begin today. Next, out of this, what we have studied, we have studied about the force definition, types of forces, balanced, unbalanced forces, what is their meaning, and then Galileo's experiment. So initially he was wrong that to keep the object in its particular position, that means in motion, in a particular motion, or to keep the object in uniform motion, some external unbalanced force was required, he thought, which eventually, after we proved by this inclined plane experiment in which some bubble, some marbles, some pebbles would be uh, dropped on a frictionless inclined plane, and we saw this, that if they will be given a particular energy on a frictionless surface, then they will never stop, they will move on continuously with the same uniform speed. It means what should be the statement? To keep the object in uniform motion, no external unbalanced force is required to keep the object in यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाना है तो आपको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये उस टाइम का साइंटिस्ट कौन, फादर ऑफ फिजिक्स कौन, न्यूटन, उसने ऑब्जर्व किया। यार गैलीलियो बता के चला गया, लेकिन वो कुछ करना भूल गया। क्या करना भूल गया? कि उसने अपना स्टेटमेंट बताया नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो उसने क्या कर दिया, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करके एक अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज बना दी। टेक्निकल मतलब एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे के अंदर वर्डिंग्स को फॉर्म कर दिया, फॉर्मेटेड व्यू के अंदर, और एक पर्टिकुलर एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिख दिया, एंड इट इज फेमस नाउ एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So today we are going to start Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Now, what is Newton's first law of motion? क्या बोला गया, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, यानी तो उसको यानी सिंपली क्या वर्डिंग निकली थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा बना रहेगा, उसके लिए कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं। इसने उल्टा कर दिया कि अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन से उसको बाहर निकालना है, आपको उसकी पोजीशन में चेंज लाना है, तो आपको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही तो रहेगा, अगर मैं बैलेंस फोर्स लगा दूं तो भी तो रेस्ट पे ही रहेगा। फिर से मैंने बैलेंस फोर्स बना दिए इक्वल अपोजिट में, तो भी तो रेस्ट पे ही रहेगा, यानी कि इसकी पोजीशन अभी भी तो चेंज नहीं हो रही। इन्हीं चीजों को लेकर के उसने क्या एक स्टेटमेंट बनाया जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल रहे हैं। व्हाट इज दिस? इफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's first law of motion, if an object is at rest, then it will remain in rest, and if the object is moving, moving with uniform
motion, then it will be keep moving with that same uniform motion until and unless some external unbalanced force is being applied on it. This is called the Newton's first law of motion. ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं. ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही बना रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये हमेशा 20 मीटर पर सेकंड से मूव होता रहेगा. इवन बैलेंस फोर्स लगा दूं 10 न्यूटन दोनों तरफ, तो भी ये 20 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहना चाहिए. केवल इनकी पोजीशन में अनटिल अनलेस, ये सब चीजें कब तक वैलिड है? अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट. यानी कि जब तक कि कोई हम इस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगा दें, तब तक इनकी पोजीशन में चेंज नहीं आ सकता. तो इन शॉर्ट, दैट इज द पोजीशन of object will not change until some external तो हुई, लेकिन unbalanced force is being applied on it. This is the statement. ठीक है, this is the statement. अच्छा, this Newton's first law of motion is also called law of inertia. Now let's define. अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है, अब ये inertia क्या हुआ? तो एक्चुअल में जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, whatever we are discussing right now, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए. तो ये क्या चीज है? ये टेंडेंसी किसी ऑब्जेक्ट की. किस ऑब्जेक्ट की? फॉर एग्जांपल समझते हैं और उसके बाद इसको इनर्शिया को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज इनर्शिया? उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट एज इट इज नोट करना. If in the exam you have been asked कि what is Newton's first law of motion, आपको ये पूरा लिखना है as it is. ठीक है? So you may take the screenshot, pause कर लो स्क्रीन को और ले लो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. So I'm going to rub this. पहले इतना सही रब करता हूँ और फिर उसका समझते हैं. तो देखो साहब, एक मैंने बनाया छोटी सी चीज, ठीक है, और इसको कोई पर्सन है वो धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो साहब ये मूव हो गया है ना. उसकी जगह एल्मीरा ले ली और अब उसको आप पुश कर रहे हो, तो ये आपसे हिलेगी नहीं. साइकिल है, उस पर आपने पीछे से धक्का लगाया, वो आगे बढ़ गई. बाइक है, धक्का लगाया, थोड़ी आगे बढ़ गई. कार है, धक्का लगाया, थोड़ा हल्का सा हो सकता है खिसक गई. ट्रक है, उस पर धक्का लगा रहे हो आप, कुछ भी नहीं हो रहा. क्या मतलब हुआ? सभी रेस्ट पर थे और आपने एक्सटर्नल फोर्स सभी पे लगाया है और वो अनबैलेंस्ड आपको लग रहा था. तो अनबैलेंस लग रहा था, मैंने बोला नहीं कि अनबैलेंस है. पूरा अनबैलेंस तो तब होगा जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना आए. और नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब तो हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर था तो वो रेस्ट पर ही रहा होगा आपके फोर्स लगाने के बाद भी. इसका मतलब ये हुआ होगा कि आपने कोई फोर्स लगाया होगा तो आपके अपोजिट एक फोर्स तुरंत पिक्चर में आ चुका होगा, उतना ही जितना फोर्स आपने लगाया होगा, जिसने आपके इफेक्ट को, आपके अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर डाला होगा. कैसे? देखिए यहाँ पे ये है छोटा सा ऑब्जेक्ट,
मैंने कल कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत बताया था आपको, और थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आता है। इसने जब इस पर फोर्स लगाया तो लेट सपोज ये यहां पर तुरंत जैसे ही आपने फोर्स इधर की तरफ लगाना स्टार्ट किया, इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हुई, इसकी मोशन की टेंडेंसी हुई आगे जाने की। तो फ्रिक्शन वो बड़ा है जो हमेशा मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो रिलेटिव सरफेस के यहाँ पर ये नीचे की तरफ अब आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब लेट सपोज आपने जब बिल्कुल हल्के से इसको लगाया होगा, बिल्कुल हल्के से, मान लीजिए 5 न्यूटन का, तो ये हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि जिस टाइम आपने 5 न्यूटन लगाया, इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स दे दिया तुरंत, फिर आपने हल्का सा और फोर्स बढ़ा दिया 7 न्यूटन, तो फ्रिक्शन ने भी अपना फोर्स बढ़ा दिया 7 न्यूटन, और इसलिए ये भी नहीं हिला। लेकिन फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ये किसी मैक्सिमम वैल्यू के बाद ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाता। तो इसका लेट सपोज हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 15 न्यूटन, 15 न्यूटन है ना। तो अब आपने 10 न्यूटन लगा दिया तो भी नहीं किसका होगा फिर तो। क्यों? क्योंकि जब ध्यान रखना है, इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, ये 15 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, और फ्रिक्शन हमेशा एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये तभी पिक्चर में आता है जब इस कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी उसको दिखे। जैसे ही मोशन की टेंडेंसी खत्म, फ्रिक्शन अपने आप को गायब करवा लेगा, भूत की जैसे। आप फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे तो ही फ्रिक्शन आएगा, आपने फोर्स लगाना बंद किया, फ्रिक्शन भी गायब। आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फ्रिक्शन तुरंत आ गया, और हमेशा मोशन की टेंडेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। दूसरी चीज, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उसकी उतना ही फोर्स लगाएगा, प्रोवाइडेड जितनी इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसमें से। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर बोला कि अगर फ्रिक्शन को भी स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एफ मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के लिए 15 न्यूटन बोल दी है, तो इसका मतलब है ये 0 से 15 न्यूटन में कोई सा भी फोर्स लगा सकता है, उतना ही लगाएगा जितना आप लगा रहे होंगे इस रेंज के अंदर। इसका मतलब अगर आपने 3 न्यूटन लगाया होता तो ये 15 नहीं लगाता, ये भी 3 न्यूटन लगा के चुपचाप बैठ जाता। आपने तुरंत 4 न्यूटन कर दिया, इसने भी तुरंत 4 न्यूटन, मतलब ये आपको पहचानता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, तुरंत वो हाथों हाथ। अब ये कैसे होता है उसको हम आगे बाद में देखेंगे, अभी ये समझने के लिए आप समझे। फ्रिक्शन एक अलग से पार्ट है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रही है तो थोड़ा बहुत जिससे आपको इजीली समझ में आ सके उस चीज के लिए। फ्रिक्शन क्या होता है मैं नहीं पूछने वाला हूं अभी, है ना। अभी फ्रिक्शन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जिससे हमें छोटी छोटी नॉलेज बन जाए, बेसिक नॉलेज बन जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, है ना, वरना इनकी भी जरूरत नहीं है। आपने 7 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन ने भी उसको ने देखा 15 के अंदर अंदर ये 7, तो ये 7 न्यूटन दे देगा। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसने 15 की जगह 10 नहीं लगा दिया। आपने जब 14 न्यूटन लगाया तो भी अभी फ्रिक्शन के पास 15 है, तो ये 14 दे देगा। जिस टाइम आपने 15 लगाया तो ये भी 15 लगा देगा और आपके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, यानी कि 15 न्यूटन तक इस ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट नहीं होने वाली थी। अब जैसे ही आपने 15.1 किया या सिंपली 16 न्यूटन कर दिया, अब 15 न्यूटन तो ये मैक्सिमम लगा सकता था, तो ये चाह के भी 16 नहीं लगा पाएगा, तो अब ये हर बार कितना दे रहा होगा 15 न्यूटन। तो अब आपने क्या करा, आप 16 लगा रहे हो तो ये खिसक रहा है। जैसे ही आप अपना हाथ ऐसे कर रहे हो, अब सोचो यही रीजन है कि आपने धक्का दे करके आप छोड़ देते हो तो रुक क्यों जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में क्या कर रहा है 15 न्यूटन अप्लाई किए जा रहा है। आपने धक्का दे करके छोड़ दिया, इसका मतलब आपने तो 16 न्यूटन लेकर के एक बार छोड़ दिया। ये क्या करेगा, उस 16 न्यूटन के इफेक्ट को धीरे धीरे कम करना चालू करेगा, क्योंकि इसको अब वापस हर पॉइंट पर 16 न्यूटन तो मिल नहीं रहा, लगाने वाला ही चला गया, एक बार लगा के छोड़ दिया। आपने मान लो 20 न्यूटन छोड़ दिया लगा के, तो नेट फोर्स कितने से आगे बढ़ रहा होगा 5 न्यूटन से, और 5 न्यूटन से जब बढ़ रहा होगा तो जब ये यहां आएगा तो इसके बाद जब 5 न्यूटन होगा तो ये हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू को धीरे धीरे खत्म करता जाएगा। 19 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि कोई फोर्स लगा नहीं रहा, और एक वैल्यू ऐसी आएगी कि जब वापस ये 15 हो जाएगा तो 15 होते ही ये ऑब्जेक्ट उसी जगह जाके रुक जाएगा। दैट्स द रीजन कि कोई भी चीज एक बार धक्का देके कितनी भी तेजी से आप छोड़ दो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में फ्रिक्शन की वजह से एक जगह थोड़े टाइम बाद जाके रुक जाती है। ये तो वो रीजन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी वही हो रहा है। आपका मैक्सिमम फोर्स लगाने की कैपेसिटी, आपकी जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप भी लगा सकते हो। मान लीजिए आपके अंदर ताकत है 100 न्यूटन लगाने की, लेकिन ये इतनी बड़ी एलमीरा है कि ये
1000 न्यूटन तक फोर्स लगा सकती है, या 1000 नहीं माने, चलो ज्यादा हो गया, 500 न्यूटन तक मैक्सिमम लगा सकती है। तो मैक्सिमम लगा सकती है, और आपका मैक्सिमम 100 ही तो, कभी अलमीरा आपसे किसके की नहीं। 4 जने आएंगे आप जैसे, 5 जने आएंगे, 5 भी आ जाएंगे तो भी रुकी रहेगी, 6 आएंगे तब जाके। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, क्या जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि मोशन की अपनी उसी स्टेट पर रहने की टेंडेंसी बनी हुई है। बिल्कुल। आप फिर से बोलूं, मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या ऑब्जेक्ट की अप्लाइड जो भी उसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, क्या उनको अपोज करने की एबिलिटी बढ़ रही है? फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करा रहा था? आपके फोर्स को अपोज करने की एबिलिटी इस ऑब्जेक्ट को। यहां का फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करा रहा है? इस बड़ी अलमीरा को आप द्वारा अप्लाइड जो भी फोर्स है उसको अपोज करने की एबिलिटी। इसका मतलब क्या बोल दूं कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की एक वो टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जिसके थ्रू वो अपने ऊपर अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का अपोज कर सके, अपने ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स का अपोज कर सके। हाँ, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is that property of each and every object due to which it can opposes all the forces, all the external factors due to, which will try to change its position, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच विल ट्राई टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, सो समझ में आ गया इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी of each and every object by virtue of which it opposes the change in its position. Simple words. ठीक है, तो देखिए यहां पर अब इनर्शिया को हम डिफाइन कर रहे हैं। What is inertia? Inertia is that property of each and every object by virtue of which, थोड़ा ये है ना लिखने में थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा अच्छा लगता है सिस्टमेटिक, इसलिए by virtue of which, due to which, है ना, by virtue of which it always opposes all the one second so बीच में वो कॉल आ गया था। हाँ भाई, inertia is that property of each and of every object by virtue of which it always opposes the change in its position of either rest or motion. So this is the definition of inertia. ठीक है, also more the mass more will be inertia, है ना। इतना मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझा ही दिया कि जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। अगर रिलेशन की टर्म्स में लिखना चाहूं ऐसे ही केवल समझने के हिसाब से, सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, या इनर्शिया इज, थोड़ा ढंग से लिखें, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी बोले तो अपोज करने की प्रॉपर्टी, अपने ऊपर लगने वाले इफेक्ट्स को का अपोज करने की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा। मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही बना रहना चाहेगा। कोई उसको आकर के आगे से कोई ट्रक चल रहा है और साइकिल वाला उसको रोकना चाहे तो भी वो उसको घसीटता हुआ आगे ले जाएगा, यानी कि वो फोर्स तो लगाएगा। हो सकता है कोई 10 ट्रक या दूसरा ट्रक आके टक्कर मारे तो भी उसकी कोशिश तो यही रहेगी ना कि वो आगे बढ़ता हुआ जाए,
ठीक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि ब्रेक ड्राइवर लगा रहा है, वो एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे कुछ इस तरह की चीज हो कि कोई जिस पोजीशन में, पोजीशन का मतलब वो अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और ऑटोमेटिक चल रहा है या आंखें बंद कर रखी कि भाई कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस पर कोई भी फोर्स लगा भी देगा तो क्या होगा, वो उसका अपोज करना चाहेगा। और कब तक अपोज करेगा, जब तक है जान किसमें, उस ट्रक में या उस व्हीकल के अंदर, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है, इनर्शिया कितने टाइप, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर। इनर्शिया टाइप्स का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगने वाले इफेक्ट्स का अपोज कर सके। तो सोचिए, एक हो गई रेस्ट, एक हो गई मोशन, और एक हो गई डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन भी तो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं सीधा जा रहा हूं, मैं का मतलब कोई व्हीकल सीधा जा रहा है, जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था, ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव करता जाए तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा ही अपने आप मुड़ेगा नहीं, कहीं पे भी गड्ढा आ जाए तो भी इसके अंदर ये मान लीजिए कि कुछ नहीं, सीधा जाके टकराएगा, बस आंख बंद करके चल रहा है ये तो कंटिन्यूएशन में। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन में भी तो डायरेक्ट आने वाले चेंजेस का अपोज किया जाएगा। तो 3 टाइप्स के इनर्शिया पॉसिबल है, जिसके थ्रू जो भी फोर्सेस, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होंगे, उन फैक्टर्स का उसी तरीके से अपोज किया जाएगा, जिसको हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। क्या क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। तो आई गेस आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल, ये मैंने सिस्टमैटिक नोट्स की फॉर्म में लिख रखा है, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अपने रजिस्टर में, नोट्स बिल्कुल कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहे हैं, वो लिखते जाइए। एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगे, जो मैं बीच में बताता रहता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी ओपन करें, उसमें भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ चीज छोटी मोटी कोई मिस हो गई हो, या कोई अच्छा एग्जाम्पल आपको उसमें से नजर आ रहा है, आप उसमें से नोट्स के टाइम नोट डाउन कर लें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, है ना, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर टू द फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी से जल्दी इनको शेयर करो, अच्छे से देखो और लाइक करो, ठीक। चलिए भाई, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।